गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में मोलैरिटी। मैंने आपको एप्लीकेशंस कराए थे कुछ मोलैरिटी के कि मिलीमोल्स और मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, किसी मिक्सचर की मोलैरिटी कैसे निकाली जाती है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी बेटा। आइए आज हम बात करते हैं एक दूसरे टर्म की जिसका नाम होता है इफेक्टिव मोलैरिटी। व्हाट इज द मीन ऑफ इफेक्टिव मोलैरिटी? हम इफेक्टिव मोलैरिटी को नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। देखिए व्हाट इज द मीन ऑफ इफेक्टिव मोलैरिटी और कैसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए काम करती है, समझिएगा जरा इस बात को। कहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 1m NaCl था, क्लियर है? इसका मतलब 1 मोल NaCl था, मैं ऐसे बोल सकता हूं, ध्यान से समझना इस बात को। और इस 1 मोल NaCl को मैंने पानी में डाल दिया। जैसे ही पानी में डालूंगा तो क्या देगा? Na प्लस और Cl माइनस। तो Na प्लस कितना आएगा? 1 मोल। Cl माइनस भी कितना आएगा? 1 मोल। तो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट के या जो भी आपने कंपाउंड डाला है उसके मोल्स आपको अलग अलग मिलेंगे। 1 मोल सोडियम, तो टोटल मोल सॉल्यूट के आएंगे कितने? 2 मोल। 1 मोल Na और 1 मोल Cl। डाला मैंने 1 मोल NaCl था, पर हमें मिले कितने? 2 मोल। 1 मोल Na और 1 मोल Cl। तो कहते हैं मोलैरिटी तो 1m रही होगी, पर जो इसके अंदर सोल्यूशन में इफेक्टिव मोलैरिटी हो जाएगी उसमें 2 मोल पर लीटर प्रेजेंट है, तो इफेक्टिव मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन विल बी 2m। जैसे फिर से समझना, मैंने 1 मोल Al2SO4 का होल थ्राइस लिया और इस 1 मोल को किसमें डाल दिया? 1 लीटर सोल्यूशन में। जैसे ही डालोगे तो ये आपको 2 तो दे देगा एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 दे देगा सल्फेट आयन, 3 दे देगा सल्फेट आयन। अब जरा सोचिएगा, 3 दे देगा सल्फेट आयन। अब जरा सोचिएगा, आपने तो 1 मोल डाला, पर सोल्यूशन में कितने मोल मिलना है? 2 और 3 5 मोल्स। तो सोल्यूशन में 5 मोल मिले तो 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन्स 5 मोल पार्टिकल, तो इफेक्टिव मोलैरिटी कितनी हो गई? 5 है, जबकि डाला हमने केवल 1 मोल है। तो ये जो मोलैरिटी होती है इसे बोलते हैं इफेक्टिव मोलैरिटी। हालांकि यहां पर इस मोलैरिटी का कोई यूज नहीं है, इसका यूज होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन में। पर मैं चाहता हूं कि हम इसे थोड़ा सा सीख लें, व्हाट इज इफेक्टिव मोलैरिटी। तो आइए बात करते हैं इस इफेक्टिव मोलैरिटी की कि इफेक्टिव मोलैरिटी क्या होती है। तो कहते हैं कि यदि हमें ये इफेक्टिव मोलैरिटी निकालनी है तो याद रखिए m इफेक्टिव ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट की, एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट की, चाहे वो आयन हो और चाहे वो कंपाउंड हो, ये बराबर होती है मोलैरिटी ऑफ दैट कंपोनेंट, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयंस ऑफ दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए नंबर ऑफ आयंस। अब वो कंपोनेंट है कौन सा, ये हमें सीखना है। जैसे उसने कहा कि हमारे पास 1m CaCl2 है, तो इसमें यदि वो कहे कि कैल्शियम के रेस्पेक्ट में मोलैरिटी बताइए तो आप कहेंगे 1m है क्योंकि 1 मोल कैल्शियम है। और यदि वो कह रहा है क्लोराइड के रेस्पेक्ट में बताइए तो 2 मोल है क्लोराइड के, तो 1 मोल कैल्शियम है, 2 मोल क्लोराइड है। यदि वो इफेक्टिव मोलैरिटी कैल्शियम की पूछेगा तो 1m है, इफेक्टिव मोलैरिटी कैल्शियम की पूछेगा तो 2m है, और रिजल्टेंट इफेक्टिव मोलैरिटी ऑफ CaCl2 पूछेगा तो मोलैरिटी इफेक्टिव किसकी? CaCl2 की, ये बराबर आ जाएगी 3m। बिल्कुल इसी तरह से यदि वो कहता है कि आपके पास 1 मोल यानी 1m Al2SO4 का होल थ्राइस है, तो इसका मतलब यदि मैं इसे एल्यूमिनियम के रेस्पेक्ट में देखूं तो 2m, 2 मोल आएंगे किसके? एल्यूमिनियम के। तो मोलैरिटी ऑफ एल्यूमिनियम कितनी हो गई? 2m। यदि वो मोलैरिटी ऑफ सल्फेट पूछे तो कितनी हो जाएगी बेटा? 3 मोल आएंगे सल्फेट के, तो मोलैरिटी हो गई 3m। यदि वो पूछ रहा है कि इफेक्टिव मोलैरिटी किसकी? एल्यूमिनियम सल्फेट की, बताइए कितनी होगी? तो आप बोलेंगे कि एल्यूमिनियम सल्फेट की इफेक्टिव मोलैरिटी हो जाएगी 3 और 2 5m। क्लियर है बेटा? यानी नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैल्शियम की पूछेगा तो 1 कैल्शियम है, क्लोराइड की पूछेगा तो 2 है, तो 2m इसकी हो गई, 1m इसकी हो गई।
1 m एल्यूमिनियम सल्फेट में पूछेगा तो 2 m एल्यूमिनियम की 3 m इसकी। कह दे कि 2 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट डाले गए 1 लीटर पानी में, एल्यूमिनियम की बताइए, तो 1 मोल में 2 तो 2 मोल में 4 m हो जाएगा। सल्फेट भी दुगना होकर 6 m हो जाएगा। टोटल मोलरिटी इफेक्टिव 10 m हो जाएगी यदि मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट के 2 मोल्स डाले। क्या समझ में आई बेटा व्हाट इज द मीन ऑफ इफेक्टिव मोलरिटी? तो इसे कहते हैं इफेक्टिव मोलरिटी, यानी मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट कंपोनेंट या नंबर ऑफ आयंस ऑफ दैट कंपोनेंट। जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी आयंस हैं, उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाती है इफेक्टिव मोलरिटी ऑफ एनी कंपाउंड। हम इसे जनरली किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी ऐसे कंपाउंड जिन्हें पानी में डाले जाने पर वो आयंस में टूट जाते हों, ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बेटा इतनी बात जितना बोर्ड पर लिखा है? चलिए, ये थी इफेक्टिव मोलरिटी, आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक लास्ट चीज और देख लेते हैं, मोलरिटी पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। कहते हैं कोई भी कंसंट्रेशन टेम्परेचर पर डिपेंड कर जाती है यदि उसमें वॉल्यूम इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से मास में कोई फर्क नहीं आएगा, मोल्स में कोई फर्क नहीं आएगा, पर वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है हीट करने से। एरिया बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेंथ चेंज होती है, इनमें चेंजेस आते हैं, पर मास में कोई चेंज नहीं आएगा, मोल में कोई चेंज नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर मास में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कहते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मोलरिटी पर किसके टर्म्स में होगा या किसके कारण होगा? वॉल्यूम में चेंज के कारण। तो क्या मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी? बिल्कुल डिपेंड करेगी। कहते हैं मोलरिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। और हमें पता है बेटा वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यदि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो डेफिनेटली मोलरिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो हम बोलेंगे कि मोलरिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कि जो मोलरिटी है वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है और मोलरिटी बिल्कुल वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। और कहा जाता है कि यदि इसी मोलरिटी को एट 0 डिग्री सेल्सियस निकाला जाए तो इसका नाम बदल जाता है। एट 0 डिग्री सेल्सियस मोलरिटी इज टर्म्ड एज या कॉल्ड, इसे बोलते हैं डेमल, DEMA, इट इज कॉल्ड DEMAL। व्हाट इज इट? डेमल कंसंट्रेशन। हमारे कोर्स में ये सब टर्म्स नहीं होते हैं, डेमल एमल, बस ऐसे एक नाम दे दिया जाता है इसे, डेमल कंसंट्रेशन। यदि आप इसे कितने टेम्परेचर पर निकालें? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये मोलरिटी है जो किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जाता है टेम्परेचर से। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम में चेंज होगा बेटा। यदि वॉल्यूम चेंज हुआ है टेम्परेचर से तो मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मोलरिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो। ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलरिटी। लीजिए, नाउ इट इज ऑल अबाउट द मोलरिटी एंड मोलर कंसंट्रेशन। ये था मोलरिटी के बारे में। आइए अगली कंसंट्रेशन पर चलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन है जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। इसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ व्हाट इज दैट नॉर्मेलिटी? अब ये नॉर्मेलिटी क्या चीज है? बिल्कुल जैसे मोलरिटी को डिफाइन किया था वैसी ही डेफिनेशन नॉर्मेलिटी की भी। क्या बोलते हैं बेटा? कहते हैं इट इज द नंबर ऑफ, वो ग्राम मोल्स थे, यहां ग्राम इक्विवेलेंट्स लेते हैं, बस इतना फर्क है। क्या लेते हैं बेटा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, वहां ग्राम मोल ले रहे थे। कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके? सॉल्यूट के, ऑफ सॉल्यूट जो कि प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन किसमें? 1 लीटर, या इसी को आप बोल सकते हैं 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब सवाल है ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? भाई ग्राम मोल्स निकालने तो आपको आते ही है ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट भी निकाल लेंगे। याद करिए मोल कैसे निकालते थे? ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
मॉलिक्यूलर वेट की जगह डिवाइड कर दीजिए इक्विवेलेंट वेट से। और कहीं गलती से आपको किसी गैस का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ गैस, तो इसे डिवाइड कर दीजिए इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस से, उसी गैस के इक्विवेलेंट वॉल्यूम से, तो भी क्या मिल जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स। इन्हीं ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम n मान लेते हैं, तो चाहे आप इसे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, दोनों ही क्या है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो हम यदि फॉर्मुलाइज करें तो अपन ऐसे फॉर्मुलाइज करेंगे कि नॉर्मेलिटी बराबर होती है सिंपल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, ग्राम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, या वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये वाला लीजिए। ये होगा नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले। इसका मतलब यदि आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, और यदि आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं तो आपको इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वॉल्यूम्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें यदि नॉर्मेलिटी को सीखना है तो हमें सीखना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वॉल्यूम को। तो हम नॉर्मेलिटी को यहीं रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए। इससे पहले हम सीख लेते हैं कि हम इक्विवेलेंट वेट्स कैसे निकालते हैं और इक्विवेलेंट वॉल्यूम्स कैसे निकालते हैं गैसेस के लिए। उसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो पक्का है कि इक्विवेलेंट वेट होता है किसी का भी, लेकिन इक्विवेलेंट वॉल्यूम केवल गैस का होता है। जैसे मोलर वॉल्यूम 22.4 लेते थे, ऐसे हम इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालेंगे, पर केवल किसके लिए निकालेंगे बेटा, गैस के लिए। तो ये हमारे पास इक्वेशन थोड़ी देर के लिए आ गई है, पर इस इक्वेशन को अभी मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ पहले हम इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालना सीख लें, फिर हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालना सीख लें, फिर अपन नॉर्मेलिटी पर वापस आएंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं इक्विवेलेंट वेट निकालना। जरा मैं इसे हटा देता हूँ, बना लिया होगा आपने, या मैं 10 सेकेंड रुका हूँ, नज़र डाल लीजिए। हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं सबसे पहले किसके बारे में, इसके बारे में। इट इज इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट। चलिए सबसे पहले शुरू में जब किसी एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन किया गया तो इसे ऐसे डिफाइन किया गया, कहते हैं दैट वेट ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम। किसी भी एलिमेंट का वो वेट इन ग्राम जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ या ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ या क्लोरीन के 35.5 ग्राम के साथ जुड़ता था, या वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन को निकालता था, दैट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स इक्विवेलेंट वेट। वो उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाता था। क्लियर है इतनी बात। और जो हाइड्रोजन, यदि हम इसके बारे में बात करें तो ऐसे बोलते हैं कि हाइड्रोजन का खुद का इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1। यहीं से बोले इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 8। यहीं से बोले इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन कितना होता है, 35.5। लीजिए, यदि हम इसे माने तो कहते हैं कि कोई भी वेट जो हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट वेट, ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट या क्लोरीन के इक्विवेलेंट वेट से जुड़े, वो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। तो क्या मैं हिंदी में ये बोलूं कि इक्विवेलेंट वेट हमेशा जुड़ता है इक्विवेलेंट वेट से। यानी यदि हमें एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट पता है तो वो जितने वेट से जुड़ेगा वो उसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट। क्या मेरी बात समझ में आई है? जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा 1 मेटल ऑक्साइड में 4 ग्राम मेटल 8 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ता है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बताइए। तो आप क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 8, यानी ये इक्विवेलेंट वेट है। तो जो मेटल का वेट जुड़ा है वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट
कंबाइंड विद इक्विवेलेंट वेट ऑलवेज। यानी बड़ा आसान होता है क्वेश्चंस को निकालना इस कॉन्सेप्ट की मदद से जो मैंने आपसे बोला, पर मैं इसे और थोड़ा सा अभी सीखना चाहता हूँ। देखिए कैसे सीखना चाहता हूँ, जैसे सर ये आया कहाँ से, एक को रेफरेंस ले लेते हैं, और जब भी बात रेफरेंस लेने की आती है तो मुझे पता है कि हमेशा हम रेफरेंस किसे लेते हैं, पहला रेफरेंस हाइड्रोजन। इन दोनों के साथ खेलना चाहता हूँ और मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ इक्विवेलेंट वेट Cl का और यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का, इस डेफिनेशन की मदद से, जिन्हें मैंने फिर बाद में यहाँ पे पुट अप किया है। देखिएगा कैसे। शुरू करते हैं HCl से। तो बताइए क्या हाइड्रोजन का 1 ग्राम है? जी हाँ, बिल्कुल 1 ग्राम है। क्या ये क्लोरीन का 35.5 ग्राम यानी एटॉमिक वेट इसके साथ कंबाइंड हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है। क्या ये हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट होता है? बिल्कुल होता है, हमें पता है। या मैं ऐसे कहूँ, किसी एलिमेंट का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से जुड़ता है, वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से जुड़ता है, वो उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। तो क्या ये इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन का कहलाएगा? जी हाँ। और मैंने कहा था इक्विवेलेंट वेट हमेशा जुड़ता है किससे? इक्विवेलेंट वेट से। तो क्या ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन होगा? बिल्कुल। यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 1। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन कितना होगा? 35.5। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 1। ये किसके बराबर होगा? 35.5 के। ऐसे यहां से आ जाए बेटा, कितने हाइड्रोजन है? 2 ग्राम। कितनी ऑक्सीजन है? एटॉमिक वेट 16 ग्राम। तो हमें 2 ग्राम नहीं चाहिए, हमें कितने से? जो 1 ग्राम से जुड़ी हो। तो 1 ग्राम से कितनी जुड़ेगी? 8 ग्राम। तो ये क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो इक्विवेलेंट वेट किससे जुड़ता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन से। तो 8 क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा? 1। कितना आएगा? O। कितना आएगा? Cl। तो यही है इक्विवेलेंट वेट्स। अब देखिए थोड़ा आराम से पढ़ते हैं, धीरे धीरे हम इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हैं और उसे भी जरूरत पड़ने पर यूज करेंगे। ये समझ में आया मैंने Cl का 35.5 या ऑक्सीजन का 8 कैसे रखा? क्लियर है? अब हम इसे बड़े आराम से क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला है CH4 में कार्बन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो डेफिनेशन क्या है? वो वेट जो कितनी हाइड्रोजन से जुड़े? 1 ग्राम से, क्योंकि हाइड्रोजन है मेरे पास। तो जरा बता ना, ये कार्बन का 1 एटम, ये कार्बन का 1 एटम, तो कार्बन का एटॉमिक वेट 12 ग्राम। ये 4 हैं तो हाइड्रोजन का हो गया 4 ग्राम। क्या इतनी बात समझ में आई है बेटा? तो 4 ग्राम हाइड्रोजन से कितना जुड़ रहा है? 12 ग्राम। तो बताइए 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना जुड़ेगा? तो 4 से कितना जुड़ रहा है बेटा? 12। तो 1 से कितना जुड़ेगा? 12/4। 12/4 बराबर कितना हो गया? 3। तो ये जो 3 ग्राम जुड़ेगा, क्या यही कहलाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन? व्हाट इज दैट? इट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन। इसी को बोलेंगे बेटा इक्विवेलेंट वेट। किसका इक्विवेलेंट वेट? कार्बन का इक्विवेलेंट वेट। देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आया हो। यानी कार्बन का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से जुड़ेगा उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन। ठीक है? और एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, चलिए इसे हटा देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कह रहे बताइए SCl2 इक्विवेलेंट वेट बताना है किसका? सल्फर का कितना होगा? किसके रेस्पेक्ट में? क्लोरीन के। क्लोरीन के लिए डेफिनेशन आपको पता है। तो बताइए कितना सल्फर है? ये 1 यानी 32 ग्राम। कितने क्लोरीन है? 2 Cl, इसका मतलब 71 ग्राम। सही है? तो बता 71 ग्राम कितने से जुड़ रही है? 32 ग्राम से। 32 ग्राम से हमें कितना चाहिए? 35.5 कितने से जुड़ेगा? तो बता भाई 71 ग्राम कितने से जुड़ रही है? 32 से। तो 1 कितने से जुड़ेगी? अपॉन 71। तो 35.5 कितने से जुड़ेगा? इंटू 35.5। सॉल्व कर ले। 2 32/2 बराबर 16 आंसर। तो 16 किससे जुड़ रहा है? इतने ग्राम से। तो जितना 35.5 ग्राम से जुड़ेगा वही कहलाएगा इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है बालक? और क्वेश्चन देखें अगला। कह रहा है Fe2O3 इक्विवेलेंट वेट आयरन का बताइए कितना होगा? तो
तो बता भाई कि ये 2 मोल आयरन है, आयरन 56 होता है, तो 2 × 56 यानी 112 ग्राम। कितने से जुड़ रहा है भैया? 16 × 3 48 ग्राम से। हमें इक्विवेलेंट वेट आयरन का निकालना है, तो कितने से निकालना है? 8 ग्राम से। कितना जुड़ेगा? तो 48 से कितना जुड़ रहा है? 112। तो 1 से कितना जुड़ेगा? 112 अपॉन 48। तो 8 से कितना जुड़ेगा? इंटू 8। सॉल्व कर ले भैया, 8 से इसे काट दिया, 8 से 8 मत काटना कि 4 बचा, बल्कि 8 से डिवाइड करना, तो 6 आएगा। 112 अपॉन 6, इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से 3 से डिविजिबल है क्या? 3 3 9, 2 नहीं, 3 से नहीं पर 2 से डिविजिबल है भाई। कितना आ जाएगा? इक्वल्स टू 56 अपॉन 3। मैं सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। 6 1 6, 5 2, 6 8 48, तो 18.6 के करीब आ गया। तो 18.6 कितने से जुड़ रहा है? 8 ग्राम ऑक्सीजन से। और 8 ग्राम ऑक्सीजन से जितना जुड़ेगा वही कहलाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन। क्योंकि किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट, याद रखिए, किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट वो है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम, हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम या क्लोरीन के 35.5 ग्राम के साथ जुड़ता है या इसे डिस्प्लेस करता है, माइनस करता है, निकालता है, वो वेट कहलाता है एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इक्विवेलेंट वेट कंबाइंड विद इक्विवेलेंट वेट ऑलवेज। किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट हमेशा दूसरे एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट से कंबाइंड होता है। यही मैंने यहाँ सिखाया है। हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट वेट यानी 1 ग्राम से जितना जुड़ेगा कार्बन का वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। 35.5 ग्राम क्लोरीन से जितना जुड़ेगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। 8 ग्राम ऑक्सीजन से जितना जुड़ेगा वो इक्विवेलेंट वेट होगा, क्योंकि यही इनके इक्विवेलेंट वेट हैं। और इक्विवेलेंट वेट कंबाइंड विद इक्विवेलेंट वेट ऑलवेज। तो यही वेट क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंट। क्लियर है बेटा? कोई डाउट हो किसी एग्जाम्पल में आप पूछ सकते हैं, आसान से एग्जाम्पल थे। बस आपको ये निकालना था 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितने ग्राम कार्बन जुड़ा है, 35.5 ग्राम क्लोरीन से कितना सल्फर जुड़ा है, या 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना Fe जुड़ा है, ये निकालना था, जो हम पहले भी मोल कॉन्सेप्ट में मॉलिक्यूलर स्टोइकियोमेट्री में पढ़ चुके थे। बस इक्विवेलेंट वेट एक टर्म आ गया है। क्या समझ में आया है बेटा? मैं इन्हें हटा दूं। चलिए, मैंने बोला आपसे ज्ञान की बात, वो ये बोली है कि दुनिया में इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट हमेशा कंबाइंड होगा, कंबाइंड विद द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अदर एलिमेंट ऑलवेज। हमेशा, ये हमेशा होगा, ऑलवेज। ऑलवेज देखिए कैसे, जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं। वो कह रहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट ए इज 8। ठीक है? इन ए कंपाउंड 4 ग्राम of A combined with 16 ग्राम of X। कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ X इज। तो बड़ा आराम से करेंगे। ये कौन है A, ये कौन है X। बोल भाई कितना? 4 ग्राम। कितने से जुड़ रहा है? 16 ग्राम से। इतना समझ में आया? अब ये बता, ए का इक्विवेलेंट वेट क्या दिया है आपको? दिया है, कितना दिया है? 8। 8 क्या दिया है? इक्विवेलेंट वेट। ये क्या दिया है? इक्विवेलेंट वेट। तो मैंने आपसे बोला इक्विवेलेंट वेट हमेशा किससे जुड़ेगा? इक्विवेलेंट वेट से। तो 4 ग्राम कितने से जुड़ रहा है? 16 से। तो 8 कितने से जुड़ेगा? दुगना हो जाएगा बेटा, 32 ग्राम से। यस और नो? तो ये 8 क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए। यस और नो? और किससे जुड़ेगा? दूसरे एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट, यानी ये क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एक्स। ये तो पूछा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एक्स कितना होगा। तो इक्विवेलेंट वेट हमेशा कंबाइंड होता है इक्विवेलेंट वेट से बेटा, याद रखिए। कहते सर क्या इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट्स के वेरी कर सकते हैं? हाँ, बदल सकते हैं, क्यों नहीं बदल सकते?
क्योंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी बदलती है, और कंबाइनिंग कैपेसिटी बदलेगी तो अमाउंट चेंज हो सकते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट बदल सकते हैं, क्योंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी थी, वैलेंसी बदल के देखिए इक्विवेलेंट वेट बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं बेटा। देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो। क्लियर है इतना? आगे बढ़े थोड़ा सा इसी में। क्वेश्चन समझ में आया है? तो इंपॉर्टेंट बात जो सामने निकल के आई है बस वो ये है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट कंबाइंड विद द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अदर एलिमेंट ऑलवेज, हमेशा ये होगा। चलिए हटा देते हैं। इसी थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए हम अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्या कहता है सुनिएगा। इन ए कंपाउंड, कोई कंपाउंड मान लीजिए, सपोज करते हैं कि कोई कंपाउंड है AX BY, कोई भी कंपाउंड है AX BY, एनी कंपाउंड इज हेयर, ये बना है। तो वो कहता क्या है, ध्यान से सुनना, वो केवल इतना कहता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ A हमेशा कंबाइंड होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ B से। पहले तो ये सोच लीजिए, क्या समझ में आया है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ A हमेशा कंबाइंड होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ B से। तो यदि मैं पूछूं इक्विवेलेंट के टर्म्स में टोटल वेट कितना हो गया, तो इतना इतने के साथ कंबाइंड हो रहा है, तो टोटल वेट कितना हो गया EA प्लस EB, हाँ या ना? इस EA प्लस EB में A कितना है, इतना, और B कितना है, इतना। कह रहा है बताइए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट A एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट B इन द कंपाउंड, इनके परसेंटेज कितने हुए। तो ध्यान से देखना भैया, इतना ग्राम टोटल वेट है, कितना है EA प्लस EB, सही है। तो बता EA प्लस EB में A कितना है, EA के बराबर, तो एक में कितना होगा EA अपॉन EA प्लस EB के बराबर, तो 100 में कितना होगा इनटू 100, और 100 में कोई चीज जितनी होती है वही क्या कहलाती है, परसेंटेज। यानी आपने क्या देखा, वेट ऑफ A, ये क्या है टोटल वेट, तो कैसे निकालते हैं ना कि उसका वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100, उसका परसेंटेज आ गया बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट। इसी तरह से इक्विवेलेंट परसेंटेज B कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ B अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B इनटू 100 होगा। मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पर पता क्या आया, आया परसेंटेज ऑफ A अपॉन परसेंटेज ऑफ B। 100 से 100 कट गया, EA प्लस EB से EA प्लस EB कट गया, तो ऊपर आ गया है EA, नीचे आ गया है EB। इसका मतलब ये हुआ कि जो उनके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होगा वही उनके अमाउंट का रेशियो होगा हमेशा इन ए कंपाउंड। क्या बोलेंगे, इन ए कंपाउंड जो रेशियो ऑफ अमाउंट होगा वो बराबर होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट्स के। यस और नो? तो किसी भी कंपाउंड में ये हमेशा हम याद रखेंगे कि रेशियो ऑफ अमाउंट और रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट्स कैसे होते हैं, बराबर। हमने प्रूफ किया, देखिए इसे। सर इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है, फिर से समझना मैंने क्या किया। मैंने बोला कि कोई कंपाउंड है AX BY, इसमें A का इक्विवेलेंट वेट EA है, B का इक्विवेलेंट वेट EB है, तो टोटल वेट कितना हो गया, मैंने निकाल दिया EA प्लस EB। यानी यदि वो पूछा परसेंटेज बताइए, तो परसेंटेज कैसे निकालते थे, उसका वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100। तो उसने कहा A का परसेंटेज बताइए, तो A का वेट EA, टोटल वेट EA प्लस EB इनटू 100, परसेंटेज ऑफ A आ गया। परसेंटेज ऑफ B, उसका वेट EB अपॉन टोटल वेट EA प्लस EB इनटू 100, ये इसका परसेंटेज आ गया। मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया भाई, चलेगा, डिवाइड किया तो ये रिलेशन मिला। तो ये बता रहा है कि जो उनका अमाउंट यानी परसेंटेज रेशियो है वही उनका इक्विवेलेंट वेट रेशियो होता है। इससे हमें ये पता चल गया कि यदि मैं अमाउंट पता हूं तो इक्विवेलेंट वेट बता सकते हैं, और इक्विवेलेंट वेट पता हो तो अमाउंट बता सकते हैं। बोल भाई सही है क्या, कहीं कोई डाउट तो नहीं है?
अप्लाई कैसे करेंगे ये जरूर मैं आपको सिखाता हूँ। मैं इससे भी क्वेश्चन कर सकता हूँ और इससे भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, जो आपको आसान लगे, क्योंकि यहाँ जल्दी होगा, यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर ये आसान लगेगा मुझे पता है। देख लीजिए, अभी भी कहीं कुछ डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो बताएं। आ गया? क्वेश्चन लगा लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है इन ए मेटल ऑक्साइड 60% of metal is present कह रहा है equivalent weight of metal is। तो देखिए, क्वेश्चन इतना सा है बस। इसे करने के ढेर सारे तरीके, मैं तो ओरली भी कर सकता हूं, पर हम करके देखना चाहते हैं। ये क्या है? मेटल ऑक्साइड। इसमें मेटल कितनी है बेटा? 60%। इसमें ऑक्सीजन कितना है बच्चा? 40%। पहले तो ये बताओ समझ में आया कि नहीं? भाई दो ही चीज़ें हैं मेटल ऑक्साइड में, मेटल और ऑक्सीजन। 60% मेटल है तो बची हुई 40% ऑक्सीजन हो गई। क्या सहमत है मेरी बात से? पक्का? कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन बता दीजिए जरा कितना होता है, तो आप बोल देंगे 8 होता है। कहते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना होगा। तो देखो, मैं ओरली करके दिखा रहा हूँ एक बार तुम्हें, ठीक है? तो ओरली कैसे करते हैं समझना। ये 40 से कितना हो रहा है? 60। क्या ये इसका 1.5 टाइम्स है? यस और नो? जो अमाउंट का रेशियो होता है वही इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होता है। यानी अमाउंट दुगना तो इक्विवेलेंट वेट दुगना, और अमाउंट 1.5 गुना तो इक्विवेलेंट वेट इसका 1.5 गुना। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर हो गया 1.5 गुना ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, यानी बराबर 12। आंसर। क्वेश्चन खत्म। ये मैंने ऐसे ही कर डाला, थ्योरेटिकल। क्वेश्चन खत्म हो गया। आप चाहते हैं सर थ्योरेटिकल नहीं करिए, सॉल्व करके दिखाइए क्वेश्चन को। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बेटा एक बार सॉल्व करके भी देख लेते हैं। कैसे सॉल्व करेगा देखना। हम फॉर्मूला लगा रहे हैं परसेंटेज ऑफ मेटल अपॉन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ मेटल कितना है? 60। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 40 बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है, ऑक्सीजन का 8 होता है। 0 से 0 काट दीजिए, ठीक? इसको इधर ले जाइए 8 को, तो कितना हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जरा बता दीजिए बेटा। 8 6 जा 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4, 4 से काट दीजिए 2 इंटू 6 बराबर 12। तो आपने ऐसे निकाला तो भी 12 आया, ऐसे निकाला तो भी 12 आया। चेक कर लो भाई, कितना आसान है। यानी कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से जितना गुना ज़्यादा होगा अमाउंट में, जितने टाइम्स ज़्यादा होगा, उसका इक्विवेलेंट वेट भी ऑक्सीजन से उतने टाइम्स ज़्यादा होगा। या ये कहें कि किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट जितना गुना ज़्यादा होगा, जितने गुना ज़्यादा, उसका अमाउंट भी उतने गुना ज़्यादा होगा। हमेशा ये याद रखिएगा, ठीक है? यानी हम ऐसे करते हैं, इसको हटा दो, इसको थोड़ी देर के लिए बना लीजिए पहले, आप फिर समझाता हूँ इसको आगे। हो गया है क्वेश्चन दोनों तरीके से। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करे सुनिएगा। इन ए कंपाउंड 75% ऑफ ए कंबाइंड, ऐसे थोड़ा बदल देता हूं क्वेश्चन। इन ए मेटल हाइड्राइड, ऐसे लिखता हूं, इन अ मेटल हाइड्राइड 75% ऑफ मेटल इज प्रेजेंट। तो कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज। बताइए मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। तो कितना आसान है देखना। मेटल हाइड्राइड है इस बार, तो मेटल हाइड्राइड को ऐसे लिख लेते हैं MH, ये मेटल हाइड्राइड है। और इसमें आप कह रहे हैं मेटल कितना परसेंट है? 75%। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 25%। यस और नो?
अब बता दे इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, ये तो पता ही अपने को 1। कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बता दीजिए कितना होगा। तो देख बड़ा आसान है, ओरली कर सकता है इसको। कैसे? ऐसे बता भैया, अमाउंट ऑफ मेटल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन से कितना ज्यादा है? 25 से 75, यानी 3 टाइम्स ज्यादा है। यस और नो? तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट भी हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट वेट का कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स। तो सिंपल, एक का 3 टाइम्स कितना होता है? 3। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर 3। क्वेश्चन खत्म। उतने ही गुना बढ़ जाएगा जितने गुना अमाउंट है। इसी तरह से मैं वैसे निकालूं, देख कैसे निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ मेटल कितना दिया है? 75 डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 25 बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, जो कि बराबर होता है 1। 25 से काट दीजिए 3, तो सीधा आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर 3। आंसर कैसे भी निकालिए, एक ही आंसर आते हैं, आंसर नहीं बदल रहे हैं। समझ में आया बेटा दोनों क्वेश्चन कैसे करते हैं? तो याद रखने वाली बात इंपॉर्टेंट यही है कि इक्विवेलेंट वेट का रेशियो और जो अमाउंट या परसेंटेज रेशियो है वो हमेशा कैसे होते हैं? सेम। हमेशा याद रखिए, आप अमाउंट का रेशियो देखिए, वही उनके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होगा। यदि किसी का अमाउंट हाइड्रोजन का 3 गुना है, उसका इक्विवेलेंट वेट भी 3 गुना होगा। यदि अमाउंट 6 गुना है तो इक्विवेलेंट वेट भी 6 गुना होगा। देख एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ। जैसे वाटर की बात करते हैं, तो वाटर में हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम। हाँ या ना? तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कितना ज्यादा है ये बता दो। तो कहेंगे 8 गुना। कितना ज्यादा है? 8 गुना। तो यहां पर जो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट होगा, सॉरी जो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होगा, वो हाइड्रोजन से कितना ज्यादा होगा? 8 गुना। और हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 1। तो इसका 8 गुना यानी कितना हो गया? 8। अरे बोल भाई, समझ में आया? पर यही क्वेश्चन यदि ये हो जाए कि H2O2, तो बता ना कितनी है? 2 ग्राम। ऑक्सीजन कितनी है? 32 ग्राम। सही है ना? तो 2 ग्राम है, यहाँ 32 ग्राम है। कहता है यहाँ ऑक्सीजन का बता दीजिए O का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ O क्या 8 होगा? नहीं बेटा। क्यों 8 नहीं होगा जरा समझना ध्यान से। लुक हियर, 2 ग्राम से 32 जुड़ा है तो कितने गुना है? 16 गुना। और हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 1। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट इसका 16 गुना हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी 16। तो सर ये कैसे आया? अब ये तो हमें सीखना है आगे भाई, पर यहाँ पे फिलहाल 16 तो आया है, ये पक्का है। डेफिनेशन तो यही कह रही है कि 16 होगा। देख ले भाई, समझ में आता है या नहीं? तो जितने गुना दूसरे एलिमेंट का अमाउंट बढ़ेगा उतने गुना ही उसका इक्विवेलेंट वेट बढ़ेगा। जितने गुना अमाउंट घटेगा उतने टाइम्स इक्विवेलेंट वेट कम हो जाएगा। ठीक है, चल थोड़ा सा आगे बढ़ते। अब देखिए क्या कहते हैं वो, ध्यान से सुनना इधर। मान लीजिए आपके पास, कलर बदल दो जरा पहले। मान लीजिए आपके पास कोई मेटल ऑक्साइड है। क्या है बेटा? कोई मेटल ऑक्साइड है। या आपके पास कोई मेटल हाइड्राइड है, या आपके पास सपोज कोई मेटल क्लोराइड है। फार्मूला चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। MCl, MCl2, MCl3 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमें क्या दिया है? एक मेटल ऑक्साइड दिया है, एक हमें मेटल का हाइड्राइड दिया है, एक हमें मेटल का क्लोराइड दिया है। तो क्या कहता है? जो अमाउंट ऑफ मेटल है, यानी परसेंटेज ऑफ मेटल अपॉन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, यानी अमाउंट का जो रेशियो है वही इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होगा। यस और नो? यहीं पे बोलो। जो परसेंटेज ऑफ मेटल है अपॉन जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है, जो इनका रेशियो है वही इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होगा। बोल भाई ये भी सही है। यहां पर आ जा। जो परसेंटेज ऑफ मेटल है या जो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन है वही इनके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होगा। अब खुशी की बात यह है कि हमें कुछ वैल्यूज़ इनमें से पता हैं
किसकी वैल्यूज हमें पता है बेटा? हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर 8 होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन बराबर 1 होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन बराबर 35.5 होता है। तो इनकी मदद से हम इनके इक्विवेलेंट वेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें इनके परसेंटेज या अमाउंट्स पता हो। जैसे अभी आपने क्वेश्चन लगाया था मेटल ऑक्साइड में ये परसेंटेज दिया था, ये अपने आप पता चल गया, ईएम निकालना था, ईओ पता था, फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लीजिए भाई, पहला तरीका इक्विवेलेंट वेट निकालने का। कहीं आपको डाउट लग रहा हो या कोई चीज ना समझ में आ रही हो इतने में तो बताइए, यहां से वहां तक। क्लियर है बेटा? समझ में आया है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके बाद इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट की, कि किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट और कैसे निकाला जा सकता है। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया था, उन्होंने कहा था कि किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट और उसे डिवाइड कर दीजिए उसकी वैलेंसी से। यानी किसी एलिमेंट की वैलेंसी से उसके एटॉमिक वेट को डिवाइड करिए तो आपको उसका क्या मिल जाता है? इक्विवेलेंट वेट। कैसे? जैसे उसने कहा इक्विवेलेंट वेट सोडियम का बताइए कितना होगा, उसने कहा इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का बताइए कितना होगा, या उसने कहा इक्विवेलेंट वेट ओ का बताइए कितना होगा, या उसने कहा इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम का बताइए कितना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? जो हमें ज्ञान है, जो पता है। इक्विवेलेंट वेट के लिए एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम बताइए 23 होता है, और सोडियम फर्स्ट ए ग्रुप का है तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम बराबर 23 हो गया। कैल्शियम में आ जा भैया, कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है, कैल्शियम सेकंड ए ग्रुप का है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, हमने पढ़ी है बेटा केमिकल बॉन्डिंग में, तो इसका इक्विवेलेंट वेट बराबर 20 हो गया। यहाँ पे राजा ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है कॉमनली, हमसे पूछ रहा है वैलेंसी बताइए। हम तो ऑक्सीजन की वैलेंसी को 2 ही पढ़ते थे बेटा अभी तक, ठीक है। यदि 2 पढ़ते हैं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 8 होता है नॉर्मल कंडीशंस में। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम पर आइए, एटॉमिक वेट है 27 और एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का है, वैलेंसी है 3, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम हो गया है 9। लीजिए, यानी किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो ऐसे निकल आता है। अब यदि आपके पास किसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट है, इक्विवेलेंट वेट भी है, तो वैलेंसी भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना? देखो कैसे निकालते हैं, ये भी सीख लेते हैं। पहले इतना देख लो किसी एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट में कोई डाउट। तो मैंने आपको 2 तरीके से एलिमेंट्स के इक्विवेलेंट वेट सिखाए। पहला तरीका क्या सिखाया? किसी एलिमेंट का वो वेट जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से जुड़े या उसे निकाले, वो इक्विवेलेंट वेट होता है। दूसरा, किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट उसका एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी के बराबर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के हमेशा इक्विवेलेंट वेट के साथ जुड़ता है। और पहला रेफरेंस आइटम इक्विवेलेंट वेट के लिए हमेशा हम लेते हैं किसे? हाइड्रोजन को। उसके बाद लेते हैं ऑक्सीजन एंड क्लोरीन को। कहीं कोई डाउट हो बताइए। देख, क्लोरीन वैलेंसी बदल सकता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी पता नहीं चेंज हो सकती हैं, पर हाइड्रोजन की वैलेंसी हमेशा एक होती है। इसीलिए हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट इक्विवेलेंट वेट में कभी कोई चेंज नहीं देखने को मिलता है। बाकी सबकी वैलेंसी क्योंकि बदल सकती है, और वैलेंसी यदि बदल गई, याद रखिए, यदि वैलेंसी बदल गई तो इक्विवेलेंट वेट बदल जाएगा, ये हमेशा याद रखिए। जैसा PCl5 में फास्फोरस की वैलेंसी अलग है, PCl3 में अलग है, तो वैलेंसी बदलते ही इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? एलिमेंट का चेंज हो जाता है। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी हमेशा 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट हमेशा 1 है, तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट हमेशा 1 आएगा। कहते सर सोडियम भी तो अपनी वैलेंसी नहीं बदलता, तो सोडियम की वैलेंसी नहीं बदलेगी तो सोडियम का भी तो इक्विवेलेंट वेट हमेशा 23 रहेगा, ये भी नहीं बदलेगा। यदि वैलेंसी नहीं बदल रही है तो इक्विवेलेंट वेट कभी नहीं बदलेगा, लेकिन यदि वैलेंसी बदल रही है तो इक्विवेलेंट वेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक वेट फिक्स है बेटा। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्लियर? आइए थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ जाते हैं, कैसे यूज करेंगे। क्वेश्चन देखना, कहते हैं फॉर्मूला ऑफ ए मेटल क्लोराइड
इज MCl2, ध्यान से सुनना, एंड इट्स यानी मेटल के लिए, बल्कि मैं लिख देता हूं एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 60। तो कह रहा है एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज, बताइए मेटल का एटॉमिक वेट कितना होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल विल बी। देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले ये बताइए जो मेटल क्लोराइड है उसका फॉर्मूला क्या है, MCl2। इसका मतलब ये है कि जो मेटल है इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 क्या है, वैलेंसी ऑफ मेटल। ये तो समझ में आया होगा, जो CaCl2 होता है बेटा, वैलेंसी तो निकाल ही सकते हैं ना, तो वैलेंसी हो गई है 2, पक्का। अब ये बताइए इक्विवेलेंट वेट कितना दे रहा है इसी का, इक्विवेलेंट वेट बराबर दे रहा है 60। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब बताइए ये आपको कितना दिया है 60, ये आपको कितनी दी है 2, तो एटॉमिक वेट कितना हो गया, तो एटॉमिक वेट बराबर वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट यानी बराबर 120। लीजिए कहते क्या किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट उसके एटॉमिक वेट से ज़्यादा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। तो कहते हैं जो इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का होगा वो लेस देन और इक्वल्स टू हो सकता है उसके एटॉमिक वेट के, यानी एटॉमिक वेट इक्विवेलेंट वेट के बराबर या हमेशा इससे ज़्यादा होता है, पर कभी भी ये संभव नहीं है कि किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट उसके एटॉमिक वेट से ज़्यादा हो जाए। कि पता चला क्वेश्चन करना था, इक्विवेलेंट वेट दिया था, एटॉमिक वेट पूछा था, इक्विवेलेंट वेट दिया था 60 और आपने एटॉमिक वेट निकाल दिया 30, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैलेंसी कभी भी 1 से कम नहीं होगी, आधी वैलेंसी नहीं होगी किसी की। अच्छे से देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो तो ऐसे निकलता है एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट उसके एटॉमिक वेट और वैलेंसी की मदद से। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम इक्विवेलेंट वेट्स कैलकुलेशन की। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स एंड बेस कैसे निकाले जाते हैं। आपने सीखे होंगे एसिड और बेस के इक्विवेलेंट वेट छोटी क्लासेस में, कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी और बेस का होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। चलिए इनको सीखना है, बट नॉट टुडे, आज हम यहीं तक रखेंगे। हमने थोड़ा सा इक्विवेलेंट वेट सीखा है, एक क्लास हम पूरी अभी और लगाएंगे इक्विवेलेंट वेट और उसके एप्लीकेशंस में, फिर अपन नॉर्मेलिटी पर आएंगे, ठीक है। तो आज हम इसे केवल यहीं तक रखते हैं बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट तक। आई विल कंटिन्यू और नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में अपन इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।